अब ईडी हर जगह सुनते हैं, इनकम टैक्स के नोटिस, इनकम टैक्स के मेल मैसेजेस सब आपको देखने सुनने को मिलते हैं। जब खबरें सुनते हैं तो दिमाग में ये भी आता है कि भाई कितना पैसा रख लें घर में, कितना ना रखें। जिनके पास है कम से कम वो लोग तो ये सोच ही सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि इनकम टैक्स से डरे बिना या डिपार्टमेंट से डरे बिना कितना पैसा या गहने आप अपने घर में रख सकते हैं। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर से करीब 50 करोड़ कैश और 6 किलो सोना जब्त किया। पहले तो ये जान लीजिए कितना नहीं रख सकते हैं, इतना तो नहीं रख सकते हैं। और ईडी ने ये जो बड़ी कार्रवाई की है इसके बाद इसे एक बड़ा घोटाला कहा जा रहा है। वहीं कांग्रेस के 3 विधायकों को 49.8 यानी करीब 50 लाख रुपए के साथ में पश्चिम बंगाल से पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो समझते जाइए। हम तो पहले आपको 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं जो हाल के दिनों में चर्चा का विषय बने हुए। तीसरा बड़ा मामला कौन सा है? संजय राउत का मामला। कौन सा? पत्राचाल या पात्राचाल घोटाला मामला है। इसमें ईडी ने संजय राउत के घर पर छापेमारी की, पूछताछ की, गिरफ्तारी कर ली। 11 लाख रुपए कैश बरामद किए। सरकारी एजेंसियों की इस छापेमारी ने लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए। भाई 50 करोड़ या 50 लाख या 11 लाख रुपए, किस पर कार्रवाई होती है? एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अपने घर में कितना कैश और सोना रख सकते हैं। तो आज हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप कितने पैसे अपने घर में रख सकते हैं। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, क्या कहते हैं कानून के जानकार। सबसे पहले बात तो करते हैं पैसे की कि कितना कैश आप अपने घर पर रख सकते हैं। कोई आम व्यक्ति जितना चाहे अपने घर में पैसा रख सकता है, लेकिन इन पैसों का सोर्स पक्का पता होना चाहिए। तो ये नहीं है कि आप कितना पैसा रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। कई बार जैसे कि 11 लाख रुपए का मामला आपने संजय राउत का सुना, तो ऐसा नहीं है कि 11 लाख रुपए रखने पर आपको ईडी पकड़ ही लेगी, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये कैश क्यों रखा है, कहां से आया, इसका सोर्स क्या है। मान लीजिए आपके घर में 5 करोड़ रुपए रखे हुए हैं और जांच एजेंसी आपके घर में छापेमारी करती है। ऐसे में आपको अपनी आय और उससे जुड़े सबूत उन्हें दिखाने होंगे। अगर जांच में आपके घर से जब्त पैसे का आप हिसाब नहीं दे पाते हैं तो आपको 137% तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। जो पैसा मिला है उससे 137 गुना ज्यादा पैसा, समझ गए आप? 137% उस पर जुर्माना लगेगा। इसके अलावा 26 मई 2022 से देश में लागू होने वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी के नए नियमों के मुताबिक 1 साल के अंदर कोई व्यक्ति कैश में 20 लाख रुपए से ज्यादा लेन देन भी नहीं कर सकता है। कैश में आप सुनते होंगे ब्लैक का ट्रांजैक्शन, इस तरह का बहुत लेन देन होता है, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त होता है। तो ये इसमें अगर 20 लाख से ज्यादा का लेन देन हो रहा है तो ये गलत है, गैर कानूनी है। अब बात घर में सोना रखने की, चल संपत्ति की बात होती है। पुराना सोना रखा हुआ है घर में, काइंड्स कहते हैं कि उसकी दौलत रखी हुई है, तो कितना सोना रख सकते हैं। पैसे की तरह ही सोने का भी मामला है। आप चाहे तो कितना भी सोना अपने घर में रख सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात इतनी है कि आपके घर का सोना पक्का हो। यहां पक्के का मतलब यह है कि आपके पास जो घर में रखा हुआ सोना है उसका प्रूफ होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, रिसिप्ट होनी चाहिए। पुराना सोना है तो उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी दी हुई होना चाहिए। इन्हें कागजी तौर पर पुख्ता होना चाहिए कि आपके पास इतना सोना है। घर में ज्यादा सोना मिलने पर कौन से कागजात दिखाने होते हैं ये भी थोड़ा समझ लीजिए। जांच एजेंसी आपके घर से ज्यादा मात्रा में सोना जब्त करती है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 132 के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अधिकार है कि वो उसके सोर्स के बारे में जानकारी मांग सकते हैं। इसके तहत मुख्यतः 3 में से किसी भी तरह के कागजात दिखाने पड़ते हैं। कौन कौन से 3 कागजात हैं? तो पहला तो आपने सोना खरीदा है तो आपको इससे जुड़े कागजात दिखाने होंगे, रिसिप्ट है, कहां से खरीदा है, कितने का खरीदा, उसकी प्रॉपर एक रिसिप्ट आपके पास। दूसरा, परिवार से सोना मिला है तो फैमिली सेटलमेंट से जुड़े हुए कागजात दिखाने होंगे। जब बंटवारा होता है कि पुराना सोना है, दादी का है, नानी का है, तो उसके भी कागजात सेटलमेंट के दिखाने होंगे उसमें, क्योंकि ये तय होता है कि किस किस को बंटवारे में क्या क्या मिला हुआ है। तीसरा, आपको गिफ्ट में सोना मिला है तो इससे जुड़े गिफ्ट डीड भी दिखाने होते हैं, क्योंकि गिफ्ट का खेल बड़ा होता है। 32 साल पहले खत्म हुआ गोल्ड कंट्रोल का कानून। किस तरीके से गोल्ड कंट्रोल का कानून था और कैसे खत्म हुआ ये हम आपको बताते हैं। आजादी के बाद देश में कोई व्यक्ति अपने पास कितनी मात्रा में सोना रख सकता है, इसके लिए गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 बनाया गया था। घर में तय मात्रा से ज्यादा सोना रखने पर इस कानून के जरिए नियंत्रण किया जाता था। 1990 के बाद इस कानून को खत्म कर दिया गया और लोगों को वैलिड सोर्स बताकर अनलिमिटेड सोना रखने का अधिकार मिल गया।
क्या अब एक सवाल आता है कि क्या कागज या प्रूफ नहीं होने पर भी घर में सोना रख सकते हैं? बड़ा सवाल है। भारतीय समाज में तो शादी ब्याह से लेकर और दक्षिण भारत में तो हमने देखा है कि किस तरह से जेवरात का एक बहुत बड़ी परंपरा है। महाराष्ट्र में से कई जगह होती हैं और ये तो हमारे यहाँ पुश्तैनी चला आ रहा है। भारतीय समाज में इसका एक बहुत बड़ी परंपरा रही है। पर्व त्योहार में सोना खरीदने की परंपरा है, पहनने की परंपरा है शादी ब्याह में। ऐसे में सरकार ने कागज या प्रूफ नहीं होने पर भी तय मात्रा में घर में सोना रखने की छूट दी है। अब ये जानते हैं कि सरकारी नियम के तहत कितना सोना रख सकते हैं, कि आपके पास कागज नहीं है तो कितना रख सकते हैं। कोई विवाहित महिला है तो महिला 500 ग्राम तक सोना रख सकती है, आधा किलो सोना। अविवाहित महिला है तो वो 250 ग्राम तक सोना रख सकती है। विवाहित पुरुष है तो 100 ग्राम तक सोना रख सकते हैं। अविवाहित है तो पुरुष 100 ग्राम तक सोना अपने पास में रख सकते हैं। अब अवैध पैसा या सोना मिलने पर एजेंसियां किस तरह की कार्यवाही कर सकती हैं, कितना बड़ा अपराध है या कितनी बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं अगर ऐसा पैसा मिलता है जिसका सोर्स नहीं बता पा रहे, वो भी ज़रा समझ लेते हैं। इस मामले में हमने कुछ एक्सपर्ट से बातचीत की है। उनका कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट और ईडी तीनों जांच एजेंसियों को अवैध, बेनामी या गैर कानूनी सोना संपत्ति या पैसे को अलग अलग कानून के तहत जब्त करने का अधिकार है। अगर ईडी की बात करें तो उसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी पीएमएलए आप बहुत सुनते होंगे, और ये बड़े बड़े मामलों में भी पीएमएलए एक्ट 2002 का नाम आता है। इसके तहत अवैध या बेनामी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार ईडी के पास होता है। कस्टम डिपार्टमेंट की बात करें तो कस्टम एक्ट के तहत तस्करी से अर्जित धन या संपत्ति जब्त करने का हक होता है, कि बाहर से खरीद कर लाए हैं, या स्मगलिंग आप पहले बहुत सुनते थे। तो इस तरह का अगर कोई काम होता है तो कस्टम डिपार्टमेंट इस पर कार्यवाही कर सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इससे बड़ा पाला पड़ता है सभी लोगों का, उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने का अधिकार है, कि आपकी कितनी आय हो रही है और कितना पैसा आपके पास है और कहां से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है। अब जब्त किए गए कैश और सोने का क्या होता है? सबसे पहले जब्त की गई नकदी या सोने आदि का पंचनामा बनाया जाता है। इस पर हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाई है कि किस तरीके से इस पैसे का इस्तेमाल होता है। फिर भी इस रिपोर्ट में कुछ जानकारियां हम आपको देते हैं। पंचनामे में इस बात का जिक्र होता है कि कुल कितने पैसे बरामद हुए हैं, 200, 500, 2000, 100, कितने कितने नोट हैं, कितनी कितनी गड्डियां हैं, किस तरह के नोट हैं, उनकी डिटेल्स भी ली जाती है। जब्त किए गए कैश में अगर नोट पर किसी तरह के निशान होते हैं या कुछ लिखा होता है, लिफाफे में होते हैं, तो उनको जांच एजेंसी अपने पास रखती है, सबूत के तौर पर बाद में कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं। हमने आपको इसके बारे में भी जानकारी दी है। और ये जो नकदी होती है सबूत के तौर पर भी ज़रूरत नहीं होती है, तो फिर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बाद उन पैसों को बैंक में जमा करा दिया जाता है। जांच एजेंसियां जब्त किए गए पैसों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सरकार के खाते में जमा करा देती हैं। साक्ष्य के लिहाज से अहम पैसों को जांच एजेंसियां इंटरनल ऑर्डर से केस की सुनवाई पूरी होने तक अपनी सुपुर्दगी में रखती हैं। इस तरह प्रूफ नहीं दिखा पाने पर जांच एजेंसी जो सोना जब्त करती है सबसे पहले उसका पंचनामा बनाया जाता है। तो पैसे की बात हो गई। इसके बाद इसे विभागीय कस्टडी या सरकारी मालखाने में भी जमा कराया जा सकता है। घर में अवैध पैसा और सोना पाए जाने पर 10 साल तक की जेल भी हो सकती है, ये भी समझ लीजिए। पीएमएलए एक्ट 2002 को पूरे देश में लागू किया गया था। इस कानून में अब तक 3 बार संशोधन किए गए हैं। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है। यही नहीं, इस कानून के तहत एजेंसियां आरोपियों की संपत्ति को कुर्क और जब्त भी कर सकती हैं। फेमा कानून भी आपने सुना होगा, इसके तहत दोषी पाए जाने वालों पर कुछ मामलों में 5 साल तक सजा का प्रावधान भी है। इसके अलावा जितनी अवैध संपत्ति पाई जाती है उसका 3 गुना तक जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आय से ज्यादा संपत्ति जब्त किए जाने पर दोषियों को 4 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। हालांकि जो मामले अभी आ रहे हैं उनमें यह आरोप लगता है कि राजनीति से प्रेरित हैं, क्योंकि ज्यादातर राजनेताओं पर इस तरह की कार्यवाही होती है। एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि राजनीति और भ्रष्टाचार ये जो हैं ये दोनों एक साथ एक पटरी की तरह चलते हुए दिखाई देते हैं। कोई पहला मामला नहीं है, पहली बार राजनीति नहीं हो रही, और क्या बीजेपी, क्या शिवसेना, क्या तृणमूल कांग्रेस, क्या कांग्रेस, सभी पार्टियों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के कई बार आरोप लगे हैं या वो जांच एजेंसियों के दायरे में आते रहे हैं। पहले सीबीआई का बड़ा नाम चलता था, आजकल ईडी का बड़ा नाम चल रहा है। बहरहाल इस रिपोर्ट में हमने आपको बताने की कोशिश करी कि घर में कितना पैसा रख सकते हैं और कितना नहीं रखना चाहिए, जो परेशानी का सबब बन सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।